हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं? बढ़िया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए गाइस, आज स्टार्ट होने जा रहा है हमारे पास में हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्पेशल पार्ट, जिसे हम नाम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। एग्जैक्टली सही सुना। आज हम अपना इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से भी पढ़ा जाता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको यहाँ पे कि ये पार्ट कैसे स्टार्ट होगा और कैसे पढ़ना चाहिए, तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ नहीं करना, बस पहले समझना स्टार्ट करो। एज यू नो गाइज, ये पूरा पार्ट थियोरिटिकल है, इसलिए यहां पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट बिल्टअप कैसे होगा, कैसे हमें इसके कंसेप्ट्स याद रहेंगे, चीजें याद रहेंगी, और कैसे ये स्टोरी वाला पार्ट हमें माइंड में रिटेन भी रहेगा। तो बात समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद ही आप आगे इसको करना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा हालांकि मेनली चैप्टर हमारा बनने वाला है, आज हम पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं सोचना, बस सुनना है। हर एक चीज के पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी अगर आपने सुनी तो आपको चीजें अपने आप याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। बात करें, चलिए। तो पहले कुछ मेरी साइड से आप लोगों के लिए गाइडलाइंस, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये गाइडलाइंस सिर्फ चैप्टर को लेके नहीं है, ये गाइडलाइंस कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने को लेके है बेटा, पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ने को लेके। बात समझना क्यों जरूरी है, क्यों आज भी हमें ये पढ़ाया जा रहा है, आइडिया मिलेगा प्रॉपर आपको यहां से समझना। नॉर्मली जब भी हमें कहा जाता है कि भैया इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ो, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है, फिर बातें करूंगा आप लोगों से मैं। तो अभी नॉर्मली जब भी हमें कहते हैं भैया इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, तो लोग कहते हैं यार एक बात बता, आज के प्रेजेंट टाइम पीरियड में हम क्यों जाने कि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने क्या किया, उसके बाद पॉलिसी मेकिंग कैसे हुई, कैसे फ्रीडम मिला, ये चीजें हमारे लिए कितने काम की हैं? क्या काम किए? आंसर इज यस गाइस, काम किए। अगर मैं आपके फेजेस को डिवाइड कर दूं, समझना ध्यान से बात को, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपके पास में डिफरेंट फेजेस हैं। लेट्स सपोज अगर मैं डिवाइड करता हूं ब्रिटिशर्स के आने से लेके, एग्जांपल ब्रिटिशर्स इंडिया में 1608 में आए थे। एज यू नो दिस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री ली थी, याद है बात। नॉर्मली ये कंपनी बनाई गई थी, सुनना पहले बात सुनना से पूरा क्लैरिटी मिलेगा आपको यहां से। कंपनी बनी थी 1601 के अंदर, इंडिया में अप्लाई हो गई थी, और 1608 में इंडिया में इन्होंने अपना कदम रख दिया था। ठीक है, तो एक फेज बनता है कि जब से वो आए और जब तक वो रहे, मतलब 1608 से लेके 1947, अराउंड 190 ईयर्स। आप देख पा रहे हैं 190 साल ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, राज किया। वो फेज नंबर 1। दूसरा फेज हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज आज भी माना जाता है, क्यों सर? रीजन मिलेगा आपको क्यों इंडियन इकोनॉमी आज आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बता दूं आपको, यही वो फेज है जिसके आधार पर आज भी हमारी गवर्नमेंट और इवन अगले आने वाले कई सालों तक हमारी गवर्नमेंट इसी के आधार पर पॉलिसी मेकिंग करती रहेगी। आप जान पाओगे कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कैसी हो सकती है, क्या सोच सकती है, क्योंकि आज भी हमारी गवर्नमेंट की सोच उसी आधार पर चलती है जो पीछे गलतियां हो चुकी हैं। अब उन गलतियों को सुधारा जा रहा है या रिपीट किया जा रहा है, ये सब जानने का मौका आपको यहां पे मिलेगा। इन शॉर्ट, इस देश में बैठ के आपको सब पता होगा कि आगे क्या होगा, कब आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये सब जानना इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो सेकंड फेज बनता है, जो शुरुआत होती है 1947 की शाम से। शाम मतलब अपने चैप्टर का नाम पढ़ा हुआ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हेयर ईव मतलब इवनिंग की बात कर रहा है कि उस शाम क्या हुआ जिस दिन इंडिपेंडेंस हुई, उस दिन बैठ के हिसाब लगाया गया कि भाई फाइनली हमारे पास बचा कितना, इतने साल लूटमार होने के बाद में देश के अंदर क्या बचा, उसका हिसाब बनाया गया 1947 से 1990 तक का फेज। तो मैं इसे बोलता हूं फेज 2। आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमी आपके 3 फेज में काम कर रही है गाइस। फेज 1 जो ये वाला फेज है, जिसे मैं फेज 1 कहता हूं, और ये फेज 1 बहुत ही इंपैक्टफुल है गाइस, ध्यान रखना। इसी से कनेक्टेड फेज 2 पढ़ोगे, और थर्ड फेज जो अभी करंटली आपका चल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट टाइम पीरियड। आपका प्रेजेंट टाइम पीरियड, लेकिन प्रेजेंट कब से? 1991 में क्या हुआ जिसे आप पढ़ोगे अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से। ऐसी क्या हालत थी कि भैया आपके देश के अंदर एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पी प्राइवेटाइजेशन, एल लिबरलाइजेशन, और जी ग्लोबलाइजेशन ये लाया गया। किसने रिकमेंड किया? क्या ये सोच हमारी गवर्नमेंट की थी?
क्या इतनी समझदार गवर्नमेंट थी इतनी सारी गलतियां करने के बाद में वो डिसीजन ले पाई? आंसर इज नो गाइस, समझना ध्यान से, ये चीज समझने की है। ये इतनी ज़्यादा समझदार हमारी गवर्नमेंट नहीं थी बेटा। ये अलग अलग कंट्रीज ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें असिस्ट किया था, हमें रिकमेंड किया था कि कर लो वरना डूब जाओगे, देश का नाम खत्म हो जाएगा। और ये पूरा इतिहास सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वर्स्ट फेज अगर रहा तो वो था बेटा फेज नंबर 2। इसे मैं वर्स्ट फेज ही कहूंगा। अच्छा हुआ कम, खराब हुआ ज्यादा। अच्छा हुआ कम, खराब हुआ ज्यादा। तो ये हम पढ़ेंगे 1991 से लेके इवन अप टू प्रेजेंट डे, अप टू प्रेजेंट डे, आज तक की कहानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी के बेसिस के ऊपर आपका पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ने को मिलेगा। रिमेंबर, चाहे आप किसी भी फेज में इंडियन में पढ़ रहे हैं, आपके लिए वहीं पर ये काम आने वाला है। तो आइए गाइस, होपफुली आइडिया आपको मिल गया कि आज जो चल रहा है, आज आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसी का बेस है हमारी पीछे वाली हिस्ट्री। इसीलिए हमें ये पढ़ने को दिया गया है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। अब बात आई दूसरी, क्या इंडियन इकोनॉमी को मैं रट्टा मारना शुरू कर दूं? आंसर इज नो, रट्टा मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश में रह रहे हैं, तो आपको इतना कनेक्शन तो इस देश के साथ में होगा, इतना प्यार देश के साथ में होगा कि आप ये समझ सके कि इसकी वैल्यू कितनी है। आज इसके अंदर इकोनॉमी में होने वाली हर एक छोटी छोटी चीज का इंपैक्ट डायरेक्टली हम पर पड़ता है। कैसे पड़ता है वो सब बातें करूंगा। तो आइए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बट इसकी स्टार्टिंग में वहीं से करूंगा, फेज 1 से कनेक्ट करूंगा। फेज 1 पूरा नहीं पढ़ना आप लोगों को, फेज 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो यहां पर आपके सिलेबस के अंदर जो शुरुआत की गई है, वो शुरुआत की गई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इन शॉर्ट ये बात कर रहा है भैया 1947 की, ये बात कर रहा है। सुनना, खाली कुछ नहीं करना, पहले सुन लो और रीडिंग कर लो, क्लैरिटी अपने आप हो जाएगी। ई मतलब उस शाम, आजादी की उस शाम क्या हुआ, जब 1947 के अंदर हमें आजादी मिल गई, उस शाम क्या हुआ, ये स्टार्टिंग यहां से हो रही है हमारे पास में। बट इसका पूरा इतिहास पीछे चलता रहेगा। चले थोड़ी इसको पर रीडिंग करने से पहले आओ थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि क्या है चीजें। सुनना पूरी कहानी बेटा। ये कहानी की शुरुआत मैंने बोला ना आपको, स्टार्टिंग होती है 31 ऑफ दिसंबर 1600। सन 1600 के अंदर एक कंपनी का गठन किया गया, कंपनी को बनाया गया। वो कंपनी यहां नहीं, ब्रिटेन में बनाई गई थी। कौन सी सर? क्वीन एलिजाबेथ। रिपीट कर रहा हूं, सुनना, हर एक चीज सुनते रहो कहानी के रूप में, क्योंकि पढ़ने से पहले समझना जरूरी है। समझोगे नहीं, डायरेक्टली चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, माइंड से निकल जाएगा बाद में। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, 31 दिसंबर 1600 के अंदर एक कंपनी को बनाया गया। उस कंपनी का नाम था बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया वर्ड क्योंकि इंडीज के लिए बनाया गई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का देखो, आपने कभी नाम पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी? इस कंपनी के नाम में इंडिया आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इस कंपनी का फॉर्मेशन इसी पॉइंट से हुआ था कि जहां पर भारत है उसी को वहां पर अपनी फैक्ट्रीज को लगाने के लिए इसका पर्पस बनाया गया था, और इसी के हिसाब से कंपनी को लगाया गया था। ये कंपनी बेसिकली बनाई किसने थी? ये बनी थी ऑन द ऑर्डर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, बाय द ऑर्डर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। रानी के कहने पर, क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर ये कंपनी का गठन किया गया था। बस सुन लो, ये बातें लिखनी नहीं, नोट नहीं करनी, सुनना ध्यान से पहले पूरी कहानी को। 1600 के अंदर कंपनी बनाई गई, 1601 में कंपनी चालू हो गई, और इस कंपनी का मेन टारगेट था इंडिया के ऊपर अपने फैक्ट्रीज को स्टार्ट करना। इनिशियल बेस ये था इनका। तो हुआ क्या, इंडिया में इन्होंने कदम बनाने के बाद ही रखा, इंडिया के अंदर इन्होंने बिजनेस का स्ट्रक्चर रखा 1608 के अंदर। 1608 के अंदर बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड किया कि वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस चालू करेगी, अपनी फैक्ट्री चालू करेगी। और शुरुआत में इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इंडिया के अंदर इन्होंने आपने हमेशा सुना होगा, बचपन से सुनते पढ़ते आए कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो बिजनेस करने के लिए आए थे। हाँ, एग्जैक्टली सही सुना आप लोगों ने। शुरुआत बिजनेस से हुई थी, और वही बिजनेस की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ती एक कंट्रोलिंग और एक रूलर के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो पहला वर्ड समझना कि कैसे एक स्ट्रक्चर में हो गए, कैसे कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंपीरियल कंपनी के रूप में फॉर्म हुई। आइए बात करता हूं। तो शुरुआत क्या हुई, 1608 में इन लोगों ने इंडिया के अंदर अपने मसालों के बिजनेस को, स्पाइसेस के बिजनेस को, ओपियम अफीम के बिजनेस को, चाय, जो आज हम चाय पीते हैं, आपने सुना होगा जो टी वॉज नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट। चाय हमारे देश का हिस्सा नहीं था। सुना होगा कि वहां से प्लांट लाए गए थे, यहां पर उसको प्लांटेशन किया गया था, तब से चालू हुआ।
रिमेंबर, टी का बिजनेस हो गया, ओपियम बिजनेस, और इवन खासकर मैं बात करूं फैब्रिक का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, ये मेनली बिजनेस थे जो इंडिया में सबसे पहले शुरुआत किया गया। और बिजनेस करने को आ रहा था तो कैसे रोकोगे आप, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश के आने से पहले एक बहुत ही प्रोस्पेरस कंट्री थी। एग्जैक्टली यहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऑलरेडी यहाँ के, आप लोग बोलते हैं उससे पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ के राजा महाराजा पूरे देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर अपने व्यापार को बनाए रखा था यहाँ के राजाओं ने। अब नॉर्मली होता क्या कहानी में, ट्विस्ट सुना, ट्विस्ट क्या होता है, 1608 के अंदर ये कंपनी आती है इंडिया के अंदर, अपना बिजनेस चालू करती है और धीरे धीरे बिजनेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन इंडिया में उस टाइम चल रहा था मुगल राज। आपने सुना होगा, मुगलों की कहानी सुनी होगी। इंडिया में उस वक्त पर मुगल राज चल रहा था, बाबर आया, हुमायूं आया, औरंगजेब आया ना। उसी के बाद में उन्हीं मुगलों के अंदर से एक जो था हमारे पास में, उनका नाम था बेटा, क्या नाम था, सिराजुद्दौला। एक नाम बता रहा हूं आपको मैं, सुनना ध्यान से बात को ताकि कहानी कनेक्ट कर पाओ। इसके बाद कहानी बता रहा हूं मैं। तो इंडिया में उस टाइम पर सिराजुद्दौला थे, ठीक है, सिराजुद्दौला नाम था उनका। उन्होंने ब्रिटिशर्स को रोका। नॉर्मली वही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को रोका सबसे पहले। क्या बोला, वो बोले कि इंडिया के अंदर आपको अब जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस का पार्ट है मैं वो नहीं करने दूंगा। और ये कहानी शुरुआत हुई थी बेटा 1757 की बात कर रहा हूं मैं। 1757, जिसे आप बैटल ऑफ पलासी भी कहते हैं। पलासी क्यों बोलते हैं, इंडिया में एक प्लेस का नाम था पलास, रिमेंबर, उस प्लेस पर ये वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच में और इनके बीच में, तो उसका नाम पड़ा बैटल ऑफ पलासी। और आप जानोगे आज कि ब्रिटिशर्स कभी इंडिया पर रूल कर ही नहीं पाते। ब्रिटिश इंडिया पर रूल इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे देश के अंदर ही गद्दार छिपा हुआ था। उस गद्दारी की वजह से ही ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर पाए। बिजनेस करने आए, बिजनेस करते अपने घर जाते, भाई सिंपल सी बात थी। बट कैसे कन्वर्ट हुआ रूरल पार्ट के अंदर, आई बात बता रहा हूं। अब सुना क्या हुआ, बिजनेस चालू हुआ, यहां से भी चलता रहा। ये बिजनेस तब तक प्रॉब्लम में नहीं था जब तक कि सिराजुद्दौला ने उन्हें रोका नहीं था। उन्होंने कहा टैक्स देना पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला कि बिजनेस कर रहे हो, हमें टैक्स पे करो, भाई हमारा देश, हमें टैक्स पे करो। और रेस्ट्रिक्शन लगा दी उनके बिजनेस के ऊपर ताकि खुद के देश के अंदर हमारे पास में हमें प्रॉब्लम्स ना आए। ये कौन कर रहा था, सिराजुद्दौला ने इंडिया को सोचकर काम किया था। अब हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि वहां पर ब्रिटिश ने इन्हें अपोज किया। अपोज करने के बाद में ये नहीं माने और ये कहानी बढ़ती हुई पहुंच गई 1757 के अंदर। 1757 के अंदर ये कहानी पहुंची जहां पर ये डिसाइड वॉर चल चुका था। 1757 वो टाइम पीरियड था जब ये वॉर जाके हमारे पास में शुरू हुआ। नाम था बेटा, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पलासी। आपने वर्ड सुना होगा अक्सर, जब भी आप ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में सुनते हो तो आपको पढ़ने को मिलता है, द बैटल ऑफ पलासी। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये नहीं जानोगे ना तो कभी आपके पास में इंटरेस्ट बिल्टअप होगा ही नहीं आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आप करंट पढ़ते रहोगे, पास्ट का पता ही नहीं होगा और पूरा गेम स्टार्टिंग पीछे से स्टार्ट हो रही है। अब समझना क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया। रिमेंबर, ये लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ा गया। तो ये युद्ध जो हुआ ये इन दोनों के बीच में चालू हुआ, नंबर 1 पार्टी, नंबर 2 पार्टी। अब इस युद्ध में भी एक बड़ा गेम था। जो सिराजुद्दौला का उस टाइम पर जो बंगाल पे इनका स्वामित्व था पूरा, और बंगाल उस टाइम पर सबसे मेन एक पार्ट था, केंद्र था बिजनेस की एंट्री एग्जिट के लिए भी वही पूरा बेस था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सिराजुद्दौला ने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स को एंट्री करने से ही रोक दिया था यहाँ पर इस प्लेस के ऊपर, ना शिपमेंट आएंगे ना बिजनेस करने देंगे। और वहीं से बात भड़कती भड़कती क्या हुई, बढ़ी। और यहां पर सिराजुद्दौला के पास में जो उनका चीफ इन कमांडर था, मतलब बोलते हैं ना कमांडर होता है, बोलते हैं हम, है ना, चीफ इन कमांडर जो सेनापति होता है। वॉर के टाइम पर जो कमांडर था उसका नाम था, आपने कभी हिस्ट्री में ना, कभी इंडिया की हिस्ट्री में नाम पढ़ोगे ना तो गद्दारों में सबसे पहला नाम किसी गद्दार का अगर आएगा तो वो था मीर जाफर। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर जाफर, हु वाज द कमांडर इन चीफ। कौन था बेटा, मीर जाफर। ये कहानी सुन लो खाली। मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना मिल गए, गद्दारी की, किससे मिल गए, वो मिल गए बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे उससे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को फंडिंग मिला था, पैसा मिला था, अराउंड $1 मिलियन मिला था ये फाइट लड़ने के लिए। उस टाइम की बात करो, $1 मिलियन कितना होता था उस टाइम पे फाइट लड़ने के लिए। और उसके उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया था उनका नाम था बेटा रॉबर्ट क्लाइव। बस नाम सुन लो खाली, नोट याद नहीं करने। रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति जो कि जिन्हें अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश कंपनी की साइड से कमांडर के रूप में, और यहां पर मीर जाफर कमांडर के रूप में। क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने
मीर जाफर को अपनी ओर कर लिया, ये बोलकर, ये समझाकर कि देख भाई बात समझ, अगर हम ये वॉर जीतते हैं, हम ये वॉर जीतते हैं तो मैं तुझे इसकी जगह दे दूंगा, सिराजुद्दौला की जगह पे मैं तुम्हें गद्दी पे बिठा दूंगा, तुम आराम से कंट्रोल करना। इनका टारगेट क्या था? टारगेट था कि भैया मीर जाफर इनके पपेट के रूप में काम करता रहे, देश के अंदर बैठा रहे, बट चलता रहे ब्रिटिशर्स का ही। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या, इसने क्या किया, इसने गद्दारी करके जोन हाथ मिला लिया रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। अब मिला लिया हाथ तो भाई बात तो हो गई। और ये फाइट जो एक्चुअली होनी थी वो वैसी फाइट हुई ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस कमांडर ही जब उनकी साइड में आ गया तो ये वॉर हारना ही था। और एट द एंड क्या हुआ, यहां पर विक्ट्री हुई किसकी? ब्रिटिशर्स की, और ये हार गए। अभी छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई है, ठीक है, इसमें और डीप में नहीं जाने की रिक्वायरमेंट है। अब आगे बढ़ता हूं, क्या हुआ फिर। यहीं से स्टार्ट हुआ बेटा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल। अब मैं बताता हूं, जैसे ही ये हारे तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने विक्ट्री गेन की, और ये ब्रिटिशर्स की सबसे पहली, दुनिया के अंदर इन्होंने पहला वॉर लड़ा और पहली बार ही जीत गए। जीते कैसे? धोखा देके। इसीलिए कभी आपसे पढ़ने को मिलेगा ना, आपको विकिपीडिया पढ़ोगे, गूगल पढ़ोगे, तो वहां पढ़ने को मिलेगा कि डिसीव करके, धोखा देके जीता था इन लोगों ने, धोखा दिया था। तो फाइनली क्या हुआ, जीत गए। और जीतने के बाद में अब इनका कंट्रोल आ गया। अब आपका इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर चालू होता है, अब सुनना चालू कर दो। ये कहानी पीछे की थी, छोटे बताई मैंने, अब चालू करो। तो इसकी विक्ट्री के पीछे, विक्ट्री जब जीत गए तो अब इन्होंने क्या किया, अब इनका टारगेट था कि क्यों ना भैया कंट्रोल अब बनाया जाए, अब हम कंट्रोल करेंगे। अभी तक तो धंधा करने आए थे भाई, समझ रहे हो, अभी तक बिजनेस करने आया था, लेकिन अब इस देश के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर हम अपना राज करेंगे। राज क्या करेंगे? एज यू नो गाइस, मैंने पहले बोला वर्ड आपको, इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, इवन जब ये बिजनेस का तब भी, उस टाइम पे भी, रिमेंबर, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी कि यहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज इतनी इनफ थी। नॉर्मल एक वर्ड पढ़ने को मिलता है, प्रोस्पेरस थी। समृद्ध मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है, प्रोस्पेरस का मतलब होता है जब किसी इकोनॉमी के अंदर वहां के लोगों को खाने पीने की उनकी जरूरतों के लिए हमें किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, किसी को दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो उस कंट्री को आप प्रोस्पेरस इकोनॉमी बोलते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था। तो यहाँ कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स ने जो इस तरीके से एंट्री देश में लिया था, बंगाल उस टाइम पे मेन हब था, वहीं से कंट्रोलिंग होता रहा उस टाइम पर, और वहीं से कंट्रोलिंग स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ, इन्होंने 1 बाय 1 3 डिफरेंट सेक्टर को टारगेट किया। यहीं से आपका चैप्टर चालू होता है, सुनना ध्यान से बात को। 3 डिफरेंट सेक्टर्स को कंट्रोल में लेना चालू किया। द फर्स्ट सेक्टर वाज एग्रीकल्चर। मैं हर चीज के पीछे रीजन बताऊंगा, एग्रीकल्चर। और याद रखना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इन दोनों के अंदर हमेशा जब तक रीजंस है आपको चीजें याद रहेंगी, जब रीजंस खत्म हो जाएंगे तो लगेगा रट्टा मार रहे हो, समझ रहे हो आदन से। इसलिए रीजन के साथ ही पढ़ना स्टार्ट करना, रीजन के साथ ही पढ़ना आप लोगों ने। अब क्या हुआ भाई लोगों, एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले टारगेट किया, फिर टारगेट किया इंडिया की इंडस्ट्रीज को। हाँ, उस टाइम भी इंडस्ट्रीज थी बेटा, ऑब्वियस मैंने बोला। उसके बाद टारगेट किया यहाँ के ट्रेड को। तो 3 पहलू के अंदर, 3 चरण के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट किया। इनके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई, जिसकी वजह से इंडिया एक तरीके से, जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाता था उस टाइम पर, मैंने बोला प्रोस्पर डेवलप्ड इकोनॉमी था, वो धीरे धीरे स्टेगनेंट और बैकवर्ड के रूप में कन्वर्ट हुआ। और यही आपको पढ़ने को मिलता है यहां से, नंबर 1। दूसरा, एग्रीकल्चर वाले पार्ट को उन्होंने कैसे खत्म किया। एग्रीकल्चर वाले पार्ट में स्पेशली उन्होंने 2 चीजें इंप्लीमेंट की। होता है, जान गए थे वो लोग, समझ गए थे, इतने समझदार थे वो लोग, वो समझ गए थे कि इस देश के लोग आपस में लड़ मरेंगे अगर इनको एक दूसरे अगेंस्ट में यूज किया गया। तो मैंने पहले बोला, इंडियन इकोनॉमी को प्रोस्पेरस कहा गया। द फर्स्ट रीजन इज इंडियन इकोनॉमी वाज आल्सो नोन एज एग्रेरियन इकोनॉमी। ये वर्ड सुन लो खाली, आगे वर्ड आएगा बाद में। एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर के रूप में भरपूर थी, यहाँ कोई कमी थी ही नहीं भाई, कभी कोई कमी नहीं थी। तो एग्रीकल्चरली हम बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, बट बाकी नेशन नहीं थे। और ये चाहते थे ब्रिटिशर कि भैया यहाँ से, यहाँ के एग्रीकल्चर को हम एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करें और हमें बहुत सस्ता मिल जाए, हमारा कंट्रोल होगा तभी हमें सस्ता मिल पाएगा, बिजनेस करके तो मिलने सारा। रिमेंबर, तो क्या किया, 2 चीज़ें लाई गई। एक तो लाया गया बेटा जमींदारी प्रथा। आपने सुना, आप पढ़ोगे, जमींदारी जो सिस्टम था, उस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कर दिया गया। अब सोच रहे हैं से बात को, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी कि
ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया के जो फार्मर्स थे, जो कभी झुकने को तैयार नहीं थे, उन्हें किस तरीके से क्या किया, उन्होंने किस तरीके से उसे कॉमर्शलाइज किया, मतलब वो खुद प्रोडक्शन कर खुद जाके बेच दे अपने सामान को। तो इसके पीछे दो रीजन थे, जमींदारी सिस्टम द फर्स्ट रीजन, उसके बाद कॉमर्शलाइज का सेकंड रीजन। ये हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है बेटा। नंबर 2 पे आता हूं। इंडस्ट्रीज को इन्होंने खत्म किया कैसे? बाई इंपोजिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज को तबाह करना शुरू कर दिया। इसका भी रीजन पढ़ने को मिलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री अब स्टेबल हो पाई, कौन सी बर्बाद हो गई। दूसरा, तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगाई। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, ट्रेड को और इंडस्ट्रीज को दोनों खत्म किए गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी की हेल्प से और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के रूप में, टैक्स वगैरह लगा के। अब ये पूरा तीनों पार्ट है क्या? यही वो है जिसको आपको मेनली पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब कहानी पे आता हूं मैं मेन चैप्टर के ऊपर, सुनना ध्यान से बात को। हम पढ़ रहे हैं, अब शुरुआत होती है। मैंने बीच के पार्ट को भी मिस किया, आपको बस स्किप किया क्योंकि आपको ऐसे ही चेन में पढ़ना है इस पार्ट को, ठीक है? सुनना ध्यान से। चैप्टर का नाम दोबारा रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहानी है 1947 की गाइस, जब उस शाम बैठे थे, उस शाम बैठे और बैठने के बाद हिसाब लगाया गया कि भैया इतना लूटने और बर्बाद होने के बाद में क्या कुछ बचा है हमारे पास में। ये बचे हुए का हिसाब है बेटा, इसलिए पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या थी उस शाम, उस इवनिंग के अंदर जब इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी। तो ये उस टाइम की रियल सिचुएशन पढ़ रहे हैं आप लोग कि जिस समय हमारे देश की हालत क्या थी जब वो लोग चले गए थे। और उन्होंने क्या कुछ किया था इस देश के अंदर जिसकी वजह से हम लोग एक कॉलोनी के रूप में बन के रह गए, हम डेवलप नहीं हो पाए थे उस टाइम पे। दूसरी बात, अब आता हूं आगे और बात करता हूं इसके रिगार्डिंग। यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये कहानी समझ में आए आप लोगों को? बताइए मुझे। हाँ, मैसेज कीजिए, कुछ भी पूछना मुझे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं आप, ठीक है? तो ये कहानी यहाँ शुरू होती है। अभी कहानी को मैं आगे एक से नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, सुनना ध्यान से। ये थोड़ा हटा रहा हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा सा ओके। ये फेजेस की बात मैंने बाद में करूँगा, आगे आएंगी। अब बात सुनो अगले फेज की। ये तो हो गया भाई कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे आए देश के अंदर, किन चीज़ों को कंट्रोल किया गया। अभी एक फेज और बाकी है, जो आपको समझना है। यहां से स्टार्ट हो चुका है 1947, जब आज़ादी मिली उस दिन बैठ के जब हिसाब बनाया गया तो हिसाब लगा कि भैया ये कुछ बचा है हमारे पास में। अब यहां पर दूसरा फेज आता है। एक फेज तो ये पढ़ा आपने, दूसरा फेज आपने पढ़ा क्या है बेटा? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रिटिश, इसका मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये कंपनी इंडिया में आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये इंडिया में आई थी, तो उस समय पर जब इन्होंने, कब की बात कर रहा हूं, आफ्टर, आई कैन यूज द वर्ड आफ्टर 1757, इन शॉर्ट बैटल ऑफ पलासी जीतने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, तो क्या हुआ उस वक्त पर? नंबर ये बोलूंगा फेज 1, फेज 2, ठीक है? अब सुनना क्या होता है। उसके बाद में इन्होंने इंडिया को नाम दिया अपनी कॉलोनी के रूप में। क्योंकि दो शब्द पढ़ने को मिलेंगे आप लोगों को, एक मिलेगा इंपीरियल और एक वर्ड मिलेगा आपको कॉलोनी, कॉलोनियल पार्ट, ठीक है? द टू वर्ड्स जो आप पढ़ने को मिलेंगे, कि आपको पढ़ने जहां जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आएगा वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा इंपीरियल। एक वर्ड देखने को मिलेगा इंपीरियल। सर ये क्या होता है? इंपीरियल बेटा शासक को बोलते हैं, जो शासक राज करता है। रिमेंबर, इंपीरियल कहूं या इसी को बोलता है रूलर, जो रूल कर रहा होता है, ठीक है? और इन्होंने क्या किया, नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है, देखिए समझ रहे हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर राज करती है तो उस टाइम पर वो दूसरी कंट्री को सिर्फ अपना एक रिसोर्स के रूप में यूज करती है कि यहां पर जितना रिसोर्स है उन सबको रिसोर्स को मैं यहां से उठाऊं, नोचूं, छीनूं और अपनी कंट्री में लगा दूं। यही उस टाइम पर हुआ और उन्होंने इंडिया को नाम दिया, जो दूसरी कंट्री क्या थी हमारे पास, इंडिया। इंडिया को उन्होंने अपनी कॉलोनी के रूप में नाम दिया। उन्होंने कहा भैया ये तो हमारे लिए सिर्फ एक कॉलोनी के रूप में काम करेगी। कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी का लैंग्वेज, इकोनॉमिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऐसा प्लेस जहां पर आप सिर्फ उसे अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए यूज करते हो, अदरवाइज उसके अलावा आपको फायदा उससे नहीं होता। जब पूरा बर्बाद हो जाएगा आप उसे छोड़ दोगे। इन शॉर्ट ये होता है। तो इसीलिए एक वर्ड सुनने को मिलता है कि भैया इंडियन इकोनॉमी क्या थी उस टाइम पर, बोलता है कॉलोनियल पीरियड। इसलिए बोलता है कॉलोनियल पीरियड मतलब भैया जो राज कर रहा था वो थे ब्रिटिशर्स, और जिस पे राज किया जा रहा था, जिसके रिसोर्सेज को खींचना जा रहा था, वो था इंडिया। बट रिपीट कर रहा हूं, 1757 से पहले ऐसा नहीं था। 1757 के बाद ही ये सब चालू हुआ। कंट्रोलिंग, रूलिंग पार्ट, इंपीरियल पार्ट चालू हो चुका था।
रिमेंबर। तो ये कहानी यहां तक की थी। अब आगे बढ़ता हूं। अब कहानी में क्या आया, जब बैठ के 1947 पे आता हूं मैं, ये क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। अब आगे बात करता हूं। तो इंडिया एक कॉलोनियल पार्ट था देश के लिए, ब्रिटिश के लिए, और वो खुद को शासक के नाम से पुकारा करते थे। ओके, अब क्या हुआ 1947 के अंदर, उसकी शाम को जब बैठ के हिसाब लगाया गया तो पता चलता है भैया, हमारा जो सबसे अहम बेस था एग्रीकल्चर, आज भी आपके देश में एग्रीकल्चर ही है जिसने आपको बचा रखा है। ध्यान रखना, अगर आप मैं बोलूं आज भी हमारे देश को किसी ने बचा रखा है तो वो बचा रखा है एग्रीकल्चर पार्ट ने ही। इतना 190, सोच रहे 190 साल लूटने के बाद भी अगर देश बच गया तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, फर्स्ट रीजन है एग्रीकल्चर। बट एक और इंडस्ट्री थी जिसे बर्बाद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। वो इंडस्ट्री थी बेटा आपके पास हैंडीक्राफ्ट्स। अगर मैं बोलता अगर हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर दोनों वैसे के वैसे रहते तो उस पूरी दुनिया के अंदर इंडिया कोई बीट करने वाला वैसे भी नहीं होता। पहली बात तो हुआ क्या, एग्रीकल्चर वाले पार्ट को देखा गया, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा भाई एग्रीकल्चर क्या किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, आप बात करोगे कॉलोनियल टाइम के अंदर इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ। मतलब जो हम पढ़ेंगे अपने पास में फर्स्ट पेज मिलेगा, कॉलोनियल पीरियड पढ़ेंगे, द फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा वो यही बनने वाला है कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमारे पास में क्या हुआ एग्रीकल्चर के साथ में, क्या किया इंडस्ट्री के साथ में, और क्या किया ट्रेडिंग के साथ में। तो लीजिए गाइज, अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर्स के ऊपर। बात में पूरी बता चुका हूं आप लोगों को, यहां तक इतना ही आपको याद रखना है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट फेज, एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारा क्या रहा हिस्सा। चलिए हर एक लाइन पढ़ेंगे। अब आपको पूरी, जब मैं रीडिंग करूंगा ना, पढ़ेंगे रीडिंग साथ में, तो गारंटी से बोल रहा हूं आपको हर एक चीज याद हो जाएगी अपने आप से। इंडियन इकोनॉमी के वजह स्टोरीज हैं गाइस, स्टोरी समझ ली चीजें याद हो जाएंगी, स्टोरी नहीं मिली सुनने को याद नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना। चलें आइए बात करते हैं, सुनो भाई लोगों बात करते हैं। चलो बात की जाए भैया नंबर 1 फेज, पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ये पूरा पार्ट आपकी नोट्स के अंदर आपको दिया है मैंने, ठीक है, सुनना ध्यान से। एंशिएंट इंडिया, जो पहले की इंडिया की बात कर रहे हैं, फ्लरिश्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। फूल फ्लरिश में भैया फूल फल रहा था, इतना था, समृद्ध था, प्रोस्पेरस था, उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। कहानी खराब कब हुई, जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोलिंग सिस्टम चालू किया अपने यहां पर। आगे पढ़ो क्या कर रहा है। द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड टू ड्रॉप एज क्विकली एज द ब्रिटिशर्स स्टेप्ड फुट ऑन इंडियन सॉइल। उस दिन से जब ब्रिटिशर्स ने अपने पैर, अपने कदम यहां पर रखे, आप, मैं रिकमेंड करूंगा आप इन्हें लाइंस के रूप में नोट कीजिएगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे यूज कीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्या बनी, कब बर्बाद होनी शुरू हुई, कब इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हुआ, जब जिस दिन ब्रिटिश ने यहां पे पैर रखे थे। नंबर 2। नंबर 3 द रूरल मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर, एज यू नो दिस, एग्रीकल्चर का बेस, इंडस्ट्री का बेस, और आपका अदर सेक्टर का बेस, ट्रेडिंग का बात बोल सकता हूं, ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड प्लानिंग वॉर ऑल एक्सप्लॉइटेड। भैया शोषण हुआ। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, जब कोई एक कंट्री दूसरे पर रूल कर रही होती है तो रूलर खुद को इंपीरियल बोलता है, और दूसरी कंट्री जिसका कॉलोनी के रूप में मानता है, उस कॉलोनी वाली कंट्री को एक्सप्लॉइटेड कंट्री कहा जाता है। इन शॉर्ट, जिसका शोषण हो रहा होता है, जिसका शोषण हो रहा होता है। रिमेंबर, अब पढ़ोगे आप शोषण कैसे हुआ, ट्रेडिंग कैसे था, वन साइड ट्रेड इसको बोलते हैं, पढ़ोगे इसके बारे में आप लोग। आगे बढ़ता हूं। अब आया नंबर 4 लाइन। 4 is called the nation could not supply sufficient food for its population due to diminishing soil fertility। अब जानोगे इसके बारे में, वर्ड तो लिखा मिल गया आपको यहां पर कि जो देश था वो अपने लोगों को, बात करो 1947 की, 1947 में ये हालत आ गई थी कि देश में लोगों के पास में, ये नेशन के पास में इतना भी अनाज नहीं था, इतना भी खाने पीने का सामान नहीं था कि अपने देश के लोगों की जरूरतें पूरी कर सके, उनका पेट भर सके। और इसका रीजन जानोगे, रीजन क्या लिखा हुआ है भाई, सोइल फर्टिलिटी का खत्म हो जाना। क्या कभी आपने सोचा ये वर्ड आया क्यों यहां पर? रट्टा मारना है क्या? नहीं, रट्टा नहीं मारना भाई, रियल स्टोरी है ये आपके दिल को दुखाएगी इन शोर, समझना ध्यान से बात को। और यहीं से कनेक्शन बिल्टअप होगा, जब इस देश से कनेक्शन बिल्टअप रखोगे। देखो आज जहां पे हम जहां पे रहते हैं, जहां का खाना खाते हैं, देश को माँ बोलते हैं, इसलिए माँ बोलते हैं इसको, क्योंकि सब कुछ यहीं से मिल रहा है भाई, सब कुछ यहीं से मिल रहा है। तो इसके बारे में जानोगे ना, तभी एक कनेक्शन बिल्टअप होगा। अब आती है बात दूसरी, सोइल फर्टिलिटी खराब होने की वजह से अब देश के अंदर अपने लोगों का पेट भरना भी मुश्किल था। कैसे भाई? क्योंकि आप लोग याद करो, पॉइंट बोलता हूं मैं, जो एक वर्ड मैंने लिखा, जमींदारी सिस्टम के बाद में आया कॉमर्शियलाइजेशन।
मैंने बताया आप लोगों को कि भैया सिंपल सी बात, ब्रिटिशर्स इंडिया में बिजनेस करने आए थे, बाद में कंट्रोल करना शुरू कर दिया, रेगुलेट करना, रूल करना चालू कर दिया। तो उस टाइम पर उन्होंने किसानों को मजबूर कर दिया कि वो वही खेती करेंगे जो कि कैश प्रोडक्शन के रूप में काम आती है। तो कैश क्रॉप कौन सी होती है? इंडिगो, टी, रिमेंबर, कॉटन, जूट, ये कैश क्रॉप कहलाती है। तो आपने सुना होगा, बचपन में किताबों में पढ़ा होगा आपने अपने पास में स्टोरी के ऐसे पार्ट के अंदर, जब पढ़ते थे आप लोग कि इंडिगो, नील की खेती करवाई जाएगा जिसकी वजह से जो लैंड थी वो खराब हो जाया करती थी। अब वो सॉइल फर्टिलिटी कहाँ बचेगी? उन्होंने अपने आप को कर्जे से बचाने के लिए, रिपीट कर रहा हूँ, पहले जमींदारी सिस्टम लेके आए, जहां पर एक जमींदार, पढ़ाऊंगा इसे, पॉइंट है इसके ऊपर, जहां एक जमींदार है जिसका कनेक्शन है किस साथ में? गवर्नमेंट के साथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। क्या कनेक्शन है कि उन्होंने उसे कंट्रोल दे दिया कि तू अपने लोगों से वसूल कर पैसा, जितना चाहे उतना, हमें तो एक फिक्स अमाउंट तुझसे चाहिए। और ये होता था भाई। अब बोलता रहा, गवर्नमेंट क्या बोलती थी? जमींदार को बोलती थी, भैया हमें तो पैसे से मतलब है, हमने जो फिक्स अमाउंट कर दिया हमें वो चाहिए, अब तुम कैसे भी लेके आओ, हमें नहीं मतलब, खेती हुई नहीं हुई, फसल हुई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, पैसा चाहिए। तो वहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट आया था, जैसे आप पढ़ते भी हो, जमींदार और टिलर्स के बीच में लैंडलॉर्ड टेनेंट का कंफ्लिक्ट बोलते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट कंफ्लिक्ट बोलते हैं। तो ये पूरा बेस इसकी रीजन के पीछे वजह से है। ध्यान से, नंबर 1 जमींदारी सिस्टम आया। अब तो कहानी है, सुनना चालू करो। जमींदारी सिस्टम ने पहले ही इनको बर्बाद, किसानों को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उनके पास फसल हो ना हो, उन्हें जो थोड़ा मिलता रहा, बचता रहा, वो भी देना पड़ता था। किसको? जमींदार को देना पड़ता था। जमींदार क्यों ले रहा है उनसे? क्योंकि उसे आगे सबमिट करना है, वो आगे जमा करना है। खत्म हो गया। तो एट द एंड जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, दैट मींस जो जमीन को जोतते थे, किसान वगैरह थे, क्योंकि मेन बिजनेस क्या था इंडिया के अंदर? 85% से ज़्यादा का बिजनेस एग्रीकल्चर बेस्ड था। रिमेंबर, अब सोचो ध्यान से, पूरी पॉपुलेशन का 85% पार्ट सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट पार्ट था। सब फार्मर्स थे, इन शॉर्ट कहने का मतलब, ऑलमोस्ट। अब हुआ क्या भाई, समझना ध्यान से बात को। उसके बाद कुछ बचा नहीं है, तो क्या किया यहां पर गवर्नमेंट ने? खेला अपना खेल। खेल क्या खेला उस टाइम पर? खेल ये खेला कि चलो इनके पास कुछ है नहीं, अब इनको हम उधार देने की बात करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना कॉमर्शियलाइजेशन का सेकंड पत्ता फेंका। फर्स्ट पत्ता क्या था? जमींदारी सिस्टम। सेकंड पत्ता फेंका, भैया हम तो खेलेंगे। कौन सा खेलेंगे? अब हम आपको अमाउंट लोन के रूप में देंगे, आप पैसा लो, लेकिन आप हमारे लिए खेती करोगे, जो बनाओगे हमारे लिए बनाओगे। तो वहीं से ये सॉइल फर्टिलिटी एकदम खत्म होनी स्टार्ट हुई थी, जब ब्रिटिश के कहने पर यहां के फार्मर्स ने खेती करना शुरू कर दिया था। नंबर 4 फेज, आगे आता हूं। कह रहा इवन इंडियाज फ्यू सेक्टर weren't इनफ टू कीप द कंट्रीज इकोनॉमी एफ्लोट। ऑब्वियस बात है भैया, मेन 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो सपोर्ट कर रही है ब्रिटिशर्स को, तो बचे हुए कुछ सेक्टर्स आपके पास में कितना संभाल लेंगे इकोनॉमी को? नहीं संभाल पाए। तो ये आपको पढ़ने को मिलता है फर्स्ट फेज में। इन लाइंस का एक्चुअल मतलब मेरे भाई ये है जो हमने पढ़ा अभी आपने, ठीक है। आगे आता हूं, आगे पढ़ो। द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डिकेइंग, बहुत ही खस्ता हालत, डिकेइंग बोलते हैं, खस्ता हालत को बोलते हैं। ऐसी हालत थी कि बहुत ही खस्ता हालत थी, क्योंकि यहां पे कुछ था ही नहीं। हालांकि जब आप बात पढ़ते हो ना सर, आप एक वर्ड पढ़ते हो, ब्रिटिशर्स ने हमें दिया भी है, वो सर रेलवे दे के गए, वो इंफ्रा दे के गए। बेटा उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, वो अपने फायदे के लिए किया था, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज थी, इंडिया के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, और उन स्मॉल इंडस्ट्री का इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि वो एक टाइम के बाद में दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाती। और ये बात ब्रिटिशर्स ने पहले ही समझ ली थी, इसीलिए उनका सेकंड टारगेट इंडस्ट्री था, इंफ्रा खत्म करना था। जो इंफ्रा डेवलप किया उन्होंने इसलिए डेवलप किया था कि जो चीजें ये इंडस्ट्री डेवलप ना हो पाए, इनसे सारा रॉ मटेरियल जो भी हमें मिले वो हमारे देश में जाए, और बना हुआ सामान हम यहां पर बेचें। जो आप पढ़ते भी हो, वन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, वन साइडेड ट्रेड बोलते हैं इसको, कि कच्चा माल खरीदो और बना हुआ माल यहां पर बेचो। नंबर 2, आगे आता हूं। कह रहा है एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राइमरी गोल वॉज टू इंक्रीज रेवेन्यू। पर्पस क्या था भाई? तुम्हारी इंफ्रा की जाए ऐसी तैसी, भाड़ में जाए इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे देश का, हमें सिर्फ रेवेन्यू मतलब सिर्फ कमाई से मतलब है, कमाई के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे भैया, ये टारगेट उनका था। आगे पढ़ना। द रिसोर्सेज दैट रिमेन वर डिवास्टेटेड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और भैया आपने सुना होगा 1939 टू 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी सब कुछ लूट चुके थे, तो लास्ट के बचे कुछ 8-10 सालों के अंदर
सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कमर तोड़ दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कमर तोड़ दी। तुम्हें क्या लगता है, बताना एग्जांपल के लिए। आज इतना कुछ बोलते हैं हम कि वो चले गए चॉइस से नहीं गए भाई, देश में कुछ बचा ही नहीं था। समझो मैंने क्या बोला, कॉलोनी के रूप में देश को यूज किया जाता था, इसी को कॉलोनी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब जिस देश में 190 साल तक आप उसे सिर्फ लूट रहे थे, इतने रिसोर्स थे इसके अंदर, तो बचेगा क्या भाई। ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है, इसलिए छोड़ के चले गए। इन शॉर्ट ये है, लोग भी लड़ रहे हो। एक सेकंड साइड ये भी थी कि हमने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। रिमेंबर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वो भी कंट्री झेल गई, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट भी देश के ऊपर आया, और ऑलमोस्ट जो कंडीशन खराब थी, बैड थी, अब वो वर्स्ट हो गई थी और बदतर हो गई थी। ये सिचुएशन थी हमारे पास में उस दिन की, जिस दिन आपके पास में इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटा क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के डे में, जब हमारी हिसाब लगाने बैठे थे उस टाइम पर। रिमेंबर, क्लियर है भैया, ठीक है। होपफुली आपको एक आइडिया मिला यहां से कि क्या ये पूरा स्ट्रक्चर है, कहां से कहानी स्टार्ट हुई। चले आगे बढ़ूं। अब हम अपने इंडियन इकोनॉमी की जो मैंने बातें बोली आपको, इनको आपको 3 डिफरेंट फेज में पढ़ना होता है, लिखना होता है, समझना ध्यान से। वन इज कॉल्ड कॉलोनियल फेज। क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं अपने पास में, तो आप इस चैप्टर को कुछ 2 पार्ट में पढ़ेंगे अपने पास में। फर्स्ट फेज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कॉलोनियल सिस्टम के अंदर एग्रीकल्चर की हालत, इंडस्ट्री की हालत, ट्रेड की हालत कैसी थी और कैसे खत्म किया गया, ये 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। फिर आएगा भैया इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी, एक्चुअली हर एक फेज के बारे में बात करोगे। ट्रेड कैसा था, कंडीशन कैसे, स्टैग्नेंट किसको बोलते हैं, वाइब्रेंट किसको बोलते हैं, पढ़ोगे अपने पास में, ठीक है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश के आने से पहले एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, बहुत लगातार तेजी से बढ़ रही थी, बाद में स्टैग्नेंट हुई और उसके बाद बैकवर्ड हो गई। इन शॉर्ट ये, ठीक है। आइए बात करते हैं, चलिए भैया आते हैं वर्ड पे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में बनता है, नंबर 1 इज कॉल्ड गाइस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। अब सोच के देखो, जब मैंने लाइन पढ़ी आप लोगों के सामने, तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैंने वर्ड क्या बोला। अब आपको ये टेंशन नहीं कि मुझे ये वर्ड रट्टा मारना पड़ रहा होगा, खुद चेक करो। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल मतलब देश को कॉलोनी कहा जा रहा है भाई, और उस टाइम पर जो शोषण यहां पर हुआ उसकी बात कर रहे हो, अंडर द ब्रिटिश रूल। तो पार्ट में हमने 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये 3 पार्ट है पढ़ने वाले इस पार्ट को। चले आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ता हूं बेटा हमारे पास में नंबर 1 कि सबसे पहले तो हमें पढ़ना एग्रीकल्चर के बारे में नंबर 1, लेकिन उससे पहले कुछ बात पढ़ लो। क्या कह रहा है, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वाज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये सेम वर्ड आपने अभी पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनी कहा गया, इसलिए उस पीरियड को भी कॉलोनियल पीरियड कहा गया, इसीलिए उसी को बोला गया कि इंडियन इकोनॉमी क्या थी, उसे एक नाम दिया गया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में, नाम हम दिया जाता है कि उस टाइम इतना शोषण हुआ, कुछ बचा ही नहीं देश के अंदर। दूसरे पार्ट पे आता हूं, इट इंप्लाइड, ये दर्शाता है ए टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सेक्टर, 1-2 नहीं, मेनली सोचो ना किसी देश में 3 सेक्टर ही मेन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, और तीनों के तीनों खत्म कर दिए। तो क्या कहोगे, सभी के सभी सेक्टर्स को यहां पर एक्सप्लॉइट किया गया। आई कैन यूज दी वर्ड, तीनों आ सकते हैं कौन से, फर्स्ट चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या ट्रेड हो, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस इज हाउ हैपेंड। अब समझना ध्यान से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे के सारे सेक्टर्स को यहां पे एक्सप्लॉइट किया, बहुत शोषण किया, लूट मार किया। वो कैसे हुआ समझना ध्यान से। अब बात समझना, लूटना भी काफी होता है मेरे भाई, सुनना ध्यान से। कोई इंसान के लूट करता है ना, लूटता है तो लूट के ना बाकी छोड़ देता है, यहां ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ यहां पे लूटा नहीं है बेटा, लूटने के साथ साथ उन्होंने यहां पे तबाही मचाई है। मतलब लूट भी लिया और उसके बाद में उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर सेक्टर को बर्बाद कर दिया ताकि दोबारा वो खड़ा ना हो पाए, उसे खत्म ही कर दिया। लाइक द हैंडीक्राफ्ट, जो कि वर्ल्ड वाइड थे, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, वर्ल्ड वाइड डिमांडेड। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के साथ पहले अगर किसी चीज का नाम आया करता था तो वो इक्विवेलेंट था हैंडीक्राफ्ट बेटा। और हैंडीक्राफ्ट इवन मैं कहूं उस टाइम पर एग्रीकल्चर से भी ज्यादा पॉपुलर था वर्ल्ड वाइड देशों के अंदर, इतना ज्यादा डिमांडेड था। वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। कभी आपने नोटिस किया पीछे पे पास्ट में जाके देखो ना ध्यान से, आज जो आप लोग घूमते हो देश के अंदर, अलग अलग फोर्ट पे जाते हो, देखते हैं ना अलग अलग बहुत सारे फोर्ट्स हैं, जयपुर में, उदयपुर में, बाकी प्लेसेस के ऊपर मंदिर बने, क्या है ये? क्या वहां पर आपने वहां कलाकारी देखी है? उस टाइम पर जब लोगों के पास में मशीनें नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे, तब उस टाइम पर इतनी शानदार तरीके की चीजें उन्होंने बनाई है, बिल्टअप किए भाई, डिजाइन्स क्या। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे खाली हैंडीक्राफ्ट का मतलब कोई मिट्टी के बर्तन बोलना नहीं बोल रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट के अंदर कपड़े, फैब्रिक भी थे भाई,
हाथ से बने हुए कपड़े, समझ रहे हो ध्यान से बात को, हाथ से बनी हुई चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, इतना ज्यादा डेवलप पार्ट था वो, डिमांडेड पार्ट था, खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया। आगे बढ़ता हूं, सुनो ध्यान से, अगले पार्ट पे आता हूं। तो अब पढ़ते हैं इसके 3 पार्ट को कि कैसे खत्म किया गया। नंबर 1 पे आता हूं। सबसे पहले कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से बर्बाद किया गया अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द ब्रिटिश रूल। तो सुनिए भाई लोगों, बात करते हैं। कह रहा एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बेस याद रखना, इंडिविजुअल भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है। इंडिविजुअल भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जमींदारी सिस्टम क्या होता है। चलो थोड़ा बताता हूं इसके बारे में, बताऊं। चलो होता क्या भाई लोगों, समझ क्या होता था। तो लेट्स टॉक अबाउट जमींदारी सिस्टम। जमींदारी नाम से क्लियर है, जमींदारी, जमींदार, जमीन के मालिक, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एग्जामिन आपसे इंडिविजुअल पूछ लेगा जमींदारी सिस्टम क्या होता था। भाई नाम मैंने बोल भी दिया, आप समझ भी लो उस पार्ट को क्या होता है। जमींदार, जमीन मतलब जमीन मतलब जमीन हिंदी वर्ड है, मतलब लैंड, दार मतलब ओनर, उस जमीन के मालिक, लैंडलॉर्ड, रिमेंबर। एक ऐसा सिस्टम जहां पर कुछ लोगों को, होता क्या था, एग्जाम्पल समझना ध्यान से। तो कितने लोग, कितने चालाक लोग थे, इन्होंने हमारे लोगों को ही हमारे लोगों से लड़ा दिया, उन्हीं पर कंट्रोल करना सिखा दिया। भाई समझो ध्यान से, हमारे लोग हम पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमसे लूट रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं। तो होता क्या था भैया, किसी की भी हर एक एरियाज के अंदर, एज यू, मैंने फर्स्ट वर्ड क्या बोला, क्योंकि फर्स्ट वर्ड यही बोला आपको कि 85% एज 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंडेंट थी, वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, ठीक है भैया। तो फर्स्ट टारगेट उन्होंने एग्रीकल्चर को ही किया, नंबर 1। तो क्या किया समझना ध्यान से, क्या करते थे, यहां पर है कौन, ब्रिटिशर्स, समझना यहां पर कौन है, ब्रिटिशर्स। मैं बार बार कंपनी का नाम यूज नहीं कर रहा, नाम ब्रिटिश याद रखना, ब्रिटिशर्स। क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर डायरेक्टली हम लोग अपोज करेंगे तो हो सकता है कि इतना पॉसिबल ना हो, लोग एक्सेप्ट ना करें। तो क्या किया, हर एक एरिया में जो नामी गिरामी लोग होते थे, जिनकी लोग बातें मान, जिनकी लोग बात सुनते थे, उन लोगों को अपॉइंट किया गया, उन लोगों से डीलिंग किया गया। कौन थे ये लोग, ये लोग थे बेटा जमींदार। कौन थे, सुनना ध्यान से, ये लोग कौन थे भाई, ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी है, ठीक है, भावनाएं समझना, ठीक है। कौन थे लोग, ये लोग थे बेटा जमींदार। इनको जमींदार बना दिया गया, बोला भाई काम करो, आज से तुम इस पर्टिकुलर जमीन के जमींदार हो, और एक लैंड के नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, सारी जमीन किसकी है भाई, गवर्नमेंट कंट्रोल में आ रही है, ठीक है। तो क्या किया, लैंड के जमींदार बना दिया गया इनको, और बोला गया कि आप एक काम करोगे। अब काम क्या होगा, आपका काम होगा कि जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी किसान लोग हैं जो खेती करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब खेती कर रहे थे उस टाइम पर, जो खेती कर रहे हैं, इन लोगों से हमारे बिहाफ पर टैक्स तुम वसूल करोगे। सुनना क्या बोल रहा हूं, सिस्टम कैसा है, ब्रिटिशर्स ने इन्हें अपॉइंट किया, जमींदारों को अपॉइंट किया कि तुम हमारे बिहाफ पर क्या करोगे, इनसे क्या करोगे, टैक्स का कलेक्शन करोगे, जैसे कर बोलते हैं नॉर्मली, टैक्स कलेक्शन चालू करोगे, और ये गवर्नमेंट को तुम पे करोगे। अब होता क्या था, ये बोलते रहे भैया, एग्जांपल सुना, कहानी समझना, ये रेडी क्यों, तैयार क्यों हो गया। इसे बोला गया कि आज आपसे तुम मालिक हो, तुम्हें हमें सिर्फ एक फिक्स अमाउंट पे करना है, तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ एक फिक्स अमाउंट पे करना है, इनसे तुम जितना चाहो उतना वसूल करो, मतलब एज मच एज यू वांट, मतलब यू कैन कलेक्ट, कितना भी कलेक्ट करो, कलेक्ट एज मच एज यू वांट। तो पूरा फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें किसानों जितना वसूल करना करो, हमें तो फिक्स चाहिए। और ये सिस्टम इस तरीके से चलता रहा, और यही था पूरा जमींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से अब इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट ये हुआ बेटा कि फार्मर्स जो ऑलरेडी खेती, कभी ऑब्वियस ही बात है, और समझो रीजन, उस टाइम पर इंडियन फार्मर्स या इंडियन जो एग्रीकल्चर बेस था, इवन आज भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा मैं, चीज चल रही है, हो रही है, बट उस टाइम का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक और था एग्रीकल्चर के साथ में, फार्मर्स को टैक्स देने में कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत कब होती थी, क्योंकि एक्चुअली आपने सुना होगा, इंडियन एग्रीकल्चर वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, रिमेंबर, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए रेनफॉल, बारिश आएगी तो खेती होगी।
तो काफी बार बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़े सूखा पड़ जाया करता था, तो सूखा पड़ने के बाद भी जमींदार तो पैसा लेगा उनसे, होगी उसको उसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, उसको पे करना पड़ेगा। तो भैया नहीं था तब भी उनसे वसूल करता था। और यहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक विरोध खड़ा हुआ जिसका नाम आप पढ़ने को मिलता है आपको, आप पढ़ोगे इसके बारे में, उसे बोलते हैं लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट। जैसे वर्ड टॉपिक आएगा लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या हुआ, ये खेती कर रहे हैं तो इन्होंने घर चलाना है और ये इनसे वसूली कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ था बेटा, बाद में कॉन्फ्लिक्ट सोल्व किया गया, लेकिन अभी नहीं सोल्व किया गया, उसके दौरान चलता रहा ये पार्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, इसी को जमींदारी सिस्टम कि प्रॉपर जो लैंड है जिसपे खेती कर रहे हैं, इन्हें पैसा चाहिए, इसको लेना है और ये लेके रहेगा भैया, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ूं, आगे आता हूं, अब बात समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब क्या हो पढ़ना, अब पढ़ लो, लिखा भी इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे पढ़ना। कौन सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू मिडल मैन। ये मिडल मैन कौन है, यही थे जमींदार, इन्हीं को बोलते हैं जमींदार बोलते हैं। ठीक है, एंड इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब कौन सी, कॉलोनियल गवर्नमेंट के बीच में और पीजेंट के बीच में, जो पिस रहे हैं, मतलब जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है। आई कैन यूज द वर्ड द टिलर्स ऑफ द सॉइल, द टिलर्स ऑफ द सॉइल। रिमेंबर, फर्क होता है भैया, मालिक अलग है और मालिक के जो काम कर रहे हैं वो अलग है, सिंपल सी बात। उन दोनों के बीच का एक मीडिएटर था जो इनसे वसूल करेगा, उनको पे करेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये था जमींदारी सिस्टम। आगे पढ़ो, कैसे काम करता है जमींदारी सिस्टम, पढ़ लो। कह रहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स हाउ दिस सिस्टम, ये आपकी लैंग्वेज है भाई, मैं साथ साथ आपको बुकिश लैंग्वेज भी क्लियर करूँगा कि बुकिश लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है, ताकि क्लैरिटी रहे, याद रहे आपको हमेशा। जब भी पढ़ने बैठोगे अपने आप चीजें याद हो जानी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ दिस सिस्टम लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कैसे खत्म हुआ वो पढ़ लो। फर्स्ट पढ़ना, क्या करते हैं, मैंने अभी कहानी आपको सुनाई, वही तीन बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल, भूमि का मालिक उन्हें बना दिया गया। दे वर टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट, पढ़ा ना, उन्हें गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू के नाम पर। आगे, एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश, और वो उनके पास ये फ्रीडम था कि जितना वो वसूल करना चाहें वो कर सकते हैं। किससे भैया, फार्मर से। किससे, टिलर ऑफ द सॉइल में, जो देखो टिलर का मतलब जोतना बोलते हैं, जो क्रॉप जो खेती कर रहे हैं उनसे जितना चाहो उतना वसूल कर सकते हैं। तो दिस इज सिस्टम, फर्स्ट तरीका हमारे पास में जो मैंने बताया आपको। दूसरा, द टिलर ऑफ द सॉइल कौन थे बेटा, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, गोट बेयर मिनिमम, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत उनके हाथ में आएगा, बेयर मिनिमम बहुत ही नाम मात्र उनके हाथ में बसता रहा, और क्या करते रहे, एंड फॉर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन करने के लिए उनके पास फार्मर को बचता ही नहीं था भाई, ऑलमोस्ट लूट लिया करते, ले जाया करते उनके पास छीन छीन के। आपने मूवी देखा लगान, एक मूवी थी लगान, कभी आपने मूवी, एक मोड मूवी है रिमेंबर, उसमें लगान मूवी थी, उस हमारे टाइम में थी। ठीक है, आपने भी देखी हो, नहीं गूगल पे चेक कर लेना, आमिर खान की मूवी है। तो वहाँ पे भी ये सीन दिखाया गया कि वहाँ पर जो जमींदार हैं उनको सब मानते हैं, पूजा करते हैं, बट उनका काम क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पैसा मांग रही है, खेती हो या ना हो। उसमें क्रिकेट मैच दिखाया ना, छोड़ चलो कर नहीं लेंगे, वो यही पॉइंट था बेटा। बट एट द एंड पॉइंट क्या था कि देखो, जमींदारों को पैसा चाहिए फार्मर से। ये कौन है, दे आर कॉल्ड द टिलर्स ऑफ दिस सॉइल। ये कौन है भाई लोगों, ये है जमींदार, जमींदार। इनसे ऊपर कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे ऊपर बैठी है, वो उनको देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, तो ऑब्वियस जब खुद के खाने के नहीं है उनके पास में, तो कहां से बचेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए या एग्रीकल्चर डेवलप करने को लेके। तो कॉमन सी बात है, एग्रीकल्चर को भी एक लेवल तक खत्म करने की टारगेट लेके चले थे लोग, पहले लूटा फिर खत्म कर दो, बट ये खत्म हुआ नहीं, होगी ऑब्वियस बात है, लैंड इज ए रिसोर्स रिमेंबर, तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए आज भी हम बचे हुए हैं। आगे बढ़ता हूं, तीसरा पार्ट बोलता है, द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरी। एक तो देख पा रहे हो ना, ये अपने लग्जरी आइटम पे खर्च कर रहा है भाई, इनको खाने को कुछ नहीं बचा हुआ। ये सिस्टम था देश के अंदर, इतनी खराब हालत हो चुकी थी। आगे पढ़ो, कह रहा लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब जिस चीज से तुम कमा रहे हो, सोच इसे बात करो ना भाई, जिस चीज से तुम कमा रहे हो, इतना पैसा नोच रहे हो लोगों से, उस पर लगा लिया होता, कुछ नहीं करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ जमींदार उस पैसे को अपनी अय्याशी में यूज करते थे, अपने ऐशो आराम के अंदर यूज करते थे, लग्जरी आइटम यूज करते थे। इन्हें कोई मतलब नहीं था उस देश के फार्मर से, टिलर से, कोई मतलब नहीं था। ये इतने ज़्यादा रूड हो चुके थे। होता ना, इंसान को जब मिलना शुरू होता है तो बोलता है बाहर में की दुनियादारी, वो यही वाला पार्ट था नंबर 1। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर कि कैसे जमींदारी सिस्टम को अप्लाई करके क्या किया गया हमारे पास में बेटा, एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर किया गया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, नंबर 1। अब बताओ नंबर 2 पार्ट के अंदर, नंबर 2 इज कॉल्ड कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे खत्म किया गया, यही पढ़ लो।
सुन लो क्या कह रहा प्रायर टू दी प्रायर पहले, प्रायर मतलब पहले, टू दी प्रायर मतलब पहले, ब्रिटिश रूल से पहले, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। भैया हाथ से बनी चीजें, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए दुनिया भर में फेमस था। और सिर्फ फेमस ही नहीं था, डिमांडेड था भाई, डिमांडेड था। मतलब सिंपल सी बात समझना ध्यान से, पूरे दुनिया के अंदर इंडिया के हैंड प्रोडक्ट इतने फेमस थे कि कभी भी इनकी कमी पूरी नहीं होने वाली थी। हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे थे, डिमांड तो हम डिमांड पूरी कर नहीं पा रहे थे, इतना पार्ट था इंडिया के अंदर। डिमांड इतनी हाई थी कि हम दूसरे देशों से आने वाली डिमांड पूरी नहीं कर पाया करते थे, नंबर वन। दूसरा पढ़ना, कह रहा है इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस बाय द हैंड लेबर। ऑब्वियस बात है भैया, जो काम हाथों से बना के, एग्जाम्पल बताओ ना, नाम है खादी, नाम सुनो खादी, कपड़ा है ना खादी, हाथ से बनता रहा भाई, रिमेंबर। ओके, तो पॉइंट क्या था, हैंडमेड, ये भी हैंडीक्राफ्ट का पार्ट था। हैंडीक्राफ्ट डजंट मीन ओनली, मैंने कहा मिट्टी के बर्तन नहीं है, हैंडीक्राफ्ट में हर वो आइटम है जो हाथ से बनता है। आगे बढ़ता हूं, कह रहा है एंजॉयड ए वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी और क्वालिटी। दुनिया भर के अंदर अपनी वैरायटी के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए फेमस था इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। अब हुआ क्या, कैसे खत्म किया, अब पढ़ लो। कह रहा सर बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू वेज। दो तरीकों से खत्म किए गए। तरीका क्या था, फर्स्ट तरीका था मेरे लाल कि हैंडीक्राफ्ट आइटम जिनकी डिमांड अब्रॉड में थी, जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे, समझो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, कितनी अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी होगी। एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट को, एक्सपोर्ट को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। क्योंकि सिंपल गवर्नमेंट कौन थी, गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, और बहुत इंक्रीज कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, अब इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे जो बाहर जा रहे थे, वो ऑलमोस्ट बहुत महंगे हो गए थे। अब ज्यादा महंगा कहीं बेचोगे भाई, सिंपल सी बात है, 100 का आइटम 400 में बेचोगे, 500 में बेचोगे, तो सामने वाला भी बंदा बोलेगा भाई नहीं चाहिए यार। तो डिमांड कम होना शुरू हो गई प्राइस की वजह से, महंगा होने की वजह से। ये फर्क पड़ा उस टाइम पे, बिकता तब भी था बट बहुत कम बिकना शुरू हो गया। ये था पहला तरीका। सेकंड तरीका, हैंडीक्राफ्ट तो खत्म किया ही किया, अब क्या किया, जो बेसिकली यहां पर आप बाहर से सामान मंगवा रहे थे वो सस्ता कर दिया। ब्रिटेन से जो इंडिया में सामान आ रहा था, उस हैंडीक्राफ्ट का ऑल्टरनेट, समझना, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनने में लगता है समय, ऑब्वियस लगेगा हाथ से बन रहे हैं, और ब्रिटेन में बन रहा मशीनों से, तो जल्दी बनता था, ये लेट बनता था। वो जल्दी बनता रहा, लेट बनता रहा हैंडीक्राफ्ट वाला। तो वो क्या क्या इसका ऑल्टरनेट निकालने के लिए अपने सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जब इंपोर्ट करते हो उस पर टैक्स पे करते हो, तो वो एकदम कम कर दिया। बाहर से आना आसान, भेजोगे तो महंगा। ये था फर्स्ट तरीका इंडस्ट्री खत्म करने का। पढ़ने का लिखा हुआ, पढ़ना। कह रहा है फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी on their export. I can use the word export duty. By increasing the export duty on handicraft, क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट की डिमांड को कम कर दिया गया। डिमांड कम हुई तो ऑब्वियसली बात क्या थी भैया, बनना भी कम स्टार्ट हो गया। अब बनना कम शुरू हुआ तो फर्क समझना, रॉ मटेरियल तो था ही देश के अंदर, अब वो रॉ मटेरियल उन्होंने बाहर भेजना शुरू कर दिया। वो ट्रेडिंग के पार्ट में आएगा। दूसरा पढ़ना, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड। समझना क्या बोल रहा हूं, समझना पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर हैंडीक्राफ्ट की डिमांड को डाउन कर दिया, और इंडिया के अंदर इंपोर्ट, अपने खुद के बनाए हुए सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। सर समझना एग्जांपल, सर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ भाई, फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट समझ में आया, अब सेकंड समझना। जब कोई सामान इंडिया में बन रहा था और उसकी डिमांड बाहर कम हो गई, तो बनना कम हो गया। तो बनना कम हुआ तो उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल था वो देश में रह गया। अब उस रॉ मटेरियल को ये लोग ब्रिटेन में ले जाया करते थे कच्चे माल के रूप में, और वहां से सामान बना के, उसी रॉ मटेरियल सामान बना के इंडिया पर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री में, विदाउट टैक्स के रूप में इंडिया पर लाया करते थे। और यहाँ के अंदर जो यहाँ का डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट डिमांड था ना, हम लोगों का डिमांड था, वो भी इन्होंने नए नए टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज करके इंप्लीमेंट कर दिया। जो आज हम करते हैं ना अपने पास में, आज कभी तुमने नोटिस करना, सोचना कभी ध्यान से, कभी अपने दिमाग लगाना इस चीज को लेके। आज भी लोग कहते हैं, सर मुझे कहते हैं, सर अरे क्या बात कर, सर इंडिया डेवलप हो चुका है, सर ब्रिटिश गवर्नमेंट जा चुकी है। समझना ध्यान से, सोच के बेटा, कभी आज तुम्हारे देश में मैक्सिमम कपड़ों की ब्रांड कहां की है,
एक पॉइंट तुम्हें दे रहा हूं, सोच के बताना मुझे, ठीक है। आज आपके देश के अंदर मैक्सिमम जो ब्रांडेड क्लोथ्स कपड़े आप खरीदते हो, एक्सेसरीज जो आप लेते हो, खासकर मैं टेक्सटाइल कपड़े की बात कर रहा हूं, उस टाइम ब्रिटिशर्स टेक्सटाइल बिजनेस करते रहे, मेनली बिजनेस। और आज वही बिजनेस रेडीमेड में कन्वर्ट हो चुका है। अब चेक करो, तुम्हें जितनी सारी बड़ी ब्रांड कपड़ों की दिखेगी ना, वो सारी की सारी ब्रांड्स बेटा आपकी यूरोप के ही हैं, ब्रिटेन की ही हैं। कभी चेक करना ध्यान से, यूरोपियन कंट्रीज ही उन बड़ी ब्रांड को चला रही है। आज भी दुनिया के अंदर वो अपना ही बनाया कपड़ा बेच रही है। और कभी चेक करना, पास्ट में जाओगे ना, इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आज भी वो हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल के रूप में सामान लेते हैं और वहां से महंगा बेचते हैं। अब सस्ता नहीं मिलता, मिलता महंगा ही है, बट आज भी वही चक्कर चल रहा है। कभी सोच के देखना। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि दिल्ली में जाना, दिल्ली में एक प्लेस है सीपी, कनॉट प्लेस, वहां जाओगे ना, घूम के देखना, वहाँ ब्रांड शोरूम 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 है। वहां पे जितने शोरूम के नाम नोट करना खाली, ठीक है, और चेक करना कौन सी कंट्रीज के हैं। सारी यूरोपियन कंट्रीज है बेटा, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस का बेस हम ही ने उन्हें दिया है और हम ही ने उन्हें डेवलप करवाया है। ये रियलिटी है, यहीं से डेवलप हुए हैं बेटा। आगे आए, चले, डन है, क्लियर है, आगे आता हूं। अब आया थर्ड फेज, इंटरनेशनल ट्रेड को नहीं बख्शा भाई। एग्रीकल्चर खा गए, इंडस्ट्री भी खराब कर दी। अब बच गया कौन सा, ट्रेडिंग का पार्ट। तो ट्रेड वाले पार्ट को इन्होंने अगेन वही तरीका अपनाया, बट टैरिफ पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, टैरिफ रेट के अंदर अप एंड डाउन करके, इंक्रीज डिक्रीज करके भी इन्होंने खराब किया भाई। सिंपल सी बात, आपको पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विच काइंड ऑफ ट्रेड वॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो माय आंसर इज, सर, इट इज वन साइडेड ट्रेड। इट इज वन साइडेड ट्रेड। जो सामान हमारे देश में बन रहा था, देख रहे हो नक्शा इंडिया का, जो सामान हमारे देश में बन रहा था उसके ऊपर तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो एक्सपोर्ट गिरेगा भाई। सिंपल सी बात है। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब एक्सपोर्ट के ऊपर एनुअल टैक्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी मतलब सिंपल सी बात है भैया, एक्सपोर्ट गिरेगा। जितना ज्यादा महंगा बाहर बेचोगे, आप कॉम्पीट कर ही नहीं पाओगे दूसरी कंट्रीज के अंदर, कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, वैसे पीछे हट जाओगे। और क्या किया, इंडिया से यहां का रॉ मटेरियल, इनका मेन बेस यही था भाई लोगों, इंडिया से यहाँ के फार्मर्स का कॉमर्शलाइजेशन करके, उन्हें प्रेशराइज करके लाओ भैया। प्रेशराइज क्या देखो, तो समझ रहे ढंग से, कोई तुम्हें इतना मजबूर कर दे कि कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास में खाने को, और फिर तुम्हें लोन दूंगा, मैं तुम्हें लोन दूं, फिर तुम ही से मैं काम करवाऊं और तुम मेरे लिए काम करोगे, और तुम जो बना के दोगे मेरे को, मैं वहां, मेरे लिए वो रॉ मटेरियल है, सस्ते में लूंगा तुमसे, मैं रेट मैं फिक्स करूंगा, गवर्नमेंट मैं ही हूं। सिंपल सी बात, सच में क्या पॉइंट बोल रहा हूं। तो ये करके क्या किया इन्होंने, रॉ मटेरियल को इंडिया से लेके अपनी कंट्री में भेजना शुरू कर दिया सस्ते रेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिपीट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल वाज नेग्लिजिबल, जीरो ऑलमोस्ट। और इंपोर्ट ड्यूटी, समझना, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल सस्ता हो गया था, बने हुए सामान सस्ते नहीं थे। यहां चेक करना, यहां पर हैंडीक्राफ्ट के ऊपर एक्सपोर्ट बढ़ा दी, और यहां पर एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर इंपोर्ट क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। ऑलमोस्ट सस्ते के रेट में ब्रिटेन जाएगा, बना हुआ महंगा यहां पे आएगा, और यहां के लोगों को आबिट लगाई थी इन लोगों ने। तो बताना क्या हुआ, ट्रेडिंग का पार्ट भी डूब गया बेटा। और ट्रेड जो हो रहा था, दैट वाज ओनली वन साइडेड ट्रेड, वो ऐसा ही हो रहा था बेटा। अब पढ़ना, क्या कह रहा हूं, कह रहा इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ टैक्स को बोलते हैं बेटा, टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स को बोलते हैं, टैक्स पॉलिसी। रिमेंबर कैसे ड्यूटी, अब पढ़ना कैसे किया, हाउ, ये हाउ का आंसर है, कैसे किया। फर्स्ट पढ़ना, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया रॉ मटेरियल। ड्यूटी फ्री मतलब एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं होगा अगर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हो ब्रिटेन के अंदर, तो नंबर वन। नंबर टू, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। इंडिया की मार्केट में ब्रिटेन में बना हुआ सामान यहां पर ऑलमोस्ट क्या किया, ड्यूटी फ्री कर दिया। तो ड्यूटी फ्री तो किया, बट किसको किया, एक तरफ इंडिया से जाने वाला एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल का, और वहां से वाला इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। तो एट द एंड बोला, चट भी तेरी पट भी मेरी, एट द एंड कमाऊंगा मैं, कच्चा खरीदूंगा, सस्ता लूंगा और महंगा बेचूंगा भाई लोगों। ऑप्शन वहां पर कुछ है ही नहीं। ओके, हैंडीक्राफ्ट मैंने वैसे खत्म कर दिए, यू आर ओनली हैविंग वन ऑप्शन हैंडीक्राफ्ट, वो मैंने खत्म कर दिया तुम्हारा। आगे पढ़ना, इट वाज ओइंग टू मतलब ड्यू टू, द वर्ड इज कॉल्ड ड्यू टू बोलते हैं इसको, किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। ये बात कॉमन सी बात है भैया, आप सिर्फ इंडिया ब्रिटेन के लिए एक्सपोर्टर बन के रह गया, और वहां के लिए रॉ मटेरियल के लिए एक्सपोर्टर बन गया, सॉरी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रह गया सस्ते के अंदर, और महंगे के लिए
वहां से इंपोर्टर बन के रह गया। और ये था इसके इंटरनेशनल ट्रेड के पार्ट में ब्रिटिशर्स का खेला हुआ तीसरा दाव। तो 1 2 3, पहला पत्ता एग्रीकल्चर, दूसरा पत्ता इंडस्ट्री, तीसरा पत्ता फेंका और पूरा गेम खत्म कर दिया भाई लोगों। ये हुआ था रियल सिनेरियो। और अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं आता तो ये लोग सोचते भी नहीं जाने की, ध्यान रखना, कि लड़ते फिर दोबारा से आके खड़े होके कि लड़ लो, आओ भैया काम लड़ ही लो हमसे, ठीक है। उस टाइम पे क्रांति, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी बहुत एफर्ट मारे, तब जाके पुश हुआ, ये लोग गए यहाँ से। बट अब इसका सेकंड फेज जो बनता है, अभी फर्स्ट फेज खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाऊंगा इसके बारे में और पढ़ाऊंगा मैं। सेकंड फेज अब शुरू होता है इसके बाद में कि 1947 से 1950, 3 साल की बात बताऊंगा आपको मैं। फिर शुरू करूंगा 1951 से 1990, ये है सबसे खतरनाक फेज, सबसे खतरनाक फेज। तो ये बात करेंगे अपने पास नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस, होपफुली समझ में आया आप लोगों को। और नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।